नमस्कार, मैं हूं संजय शर्मा। आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज नेटवर्क। मैं कम से कम पिछले 10, 12, 15 साल से देख रहा हूं गुजरात की राजनीति को। गुजरात मेरे लिए प्रिय विषय इसलिए भी है क्योंकि प्रधानमंत्री जी, गृह मंत्री जी सब गुजरात से आते हैं। एक बड़ा ताकतवर राज्य है। आजादी के बाद से ही सबसे ताकतवर राज्य था और कहा जाता है कि गुजरात का मारवाड़ी समाज, व्यापारी समाज, ये सब व्यापार करने में बड़ा एक्सपर्ट होता है। लोग कहावत भी कहते हैं कि भाई गुजराती हो क्या, मतलब जो बहुत बढ़िया बिजनेसमैन होगा उसके लिए कहा जाता है गुजराती हो क्या। और वहां की सत्ता भी व्यापार करती है। गुजरात में पिछले 24-25 साल से जो भारतीय जनता पार्टी का एक छत्र राज है, उसके कारण भी है कि वहां पे सत्ता भी व्यापार की तरह करती है। जो विपक्ष के नेता होते हैं उन्हें मैनेज रखती है। विपक्ष के नेता फॉर्मेलिटी की राजनीति करते हैं और गुजरात की पॉलिटिक्स दिनों दिन बीजेपी के लिए मजबूत होती जा रही है। अगर आप मुझसे पूछते 6 महीने पहले कि गुजरात का राजनीतिक समीकरण क्या है, तो मैं आंखें बंद करके कह देता कि भारतीय जनता पार्टी वहां सत्ता बना लेगी, सरकार बना लेगी, सत्ता में आ जाएगी। लेकिन इस समय गुजरात में पेच फंस गया है। गुजरात में मुकाबला त्रिकोणीय होता चला जा रहा है। आम आदमी पार्टी किसका बैंड बजा रही है ये कोई तय नहीं कर पा रहा है। तो आज मैं आपको गुजरात की राजनीति के एक पिछले दौर में लेके चलता हूं। आज मैं बातचीत करूंगा आपसे गुजरात की शुरुआत की। गुजरात एक ऐसा राज्य जो 1960 में अस्तित्व में आया, एक ऐसा राज्य जिसके मुख्यमंत्री बलवंत राय मेहता का हेलीकॉप्टर पाकिस्तान ने कच्छ में मारकर गिरा दिया। ये आप लोगों में से बहुत जनों को पता भी नहीं होगा, जानकारी भी नहीं होगी। और जब बलवंत राय मेहता का हेलीकॉप्टर पाकिस्तान के इलाके में गिरा दिया गया, उनकी मौत हो गई। एक मुख्यमंत्री की मौत को लाल बहादुर शास्त्री झेल नहीं पाए, दिल में ले लिया उन्होंने। और 1965 में भारत पाकिस्तान का युद्ध छिड़ गया, जिसमें पाकिस्तान बुरी तरह हारा हमारे देश से। इसी राज्य ने देश को पहला गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई के रूप में दिया। आधुनिक दौर में कहें तो 2002 का बीभत्स दंगा भी इसी राज्य ने झेला। लेकिन इन सबके साथ साथ इस राज्य में लोकतंत्र का महापर्व चुनाव भी समय समय पर मनाया, धूमधाम से मनाया, जोर शोर से मनाया। और एक बार फिर इस महापर्व की तैयारी है गुजरात में। लेकिन इस बार ये महापर्व नाक का सवाल बना हुआ है। नाक का सवाल किसका, आप पूछेंगे किसका? तो जनाब, नाक का सवाल उन 2 व्यक्तियों का जिन्होंने गुजरात के मुख्यमंत्री पद की पहचान ही खत्म कर दी। आज कौन मुख्यमंत्री है वहां पर, ये संभवतः अधिकांश गुजरातियों को भी नहीं पता होगा। एक अंजना ओम कश्यप जी शो कर रही थी। आमतौर पे आप तो जानते हैं कि आज तक कभी सरकार के खिलाफ बोलता नहीं है, लेकिन पता नहीं अंजना ओम कश्यप जी को क्या सूझा। उन्होंने जितनी ऑडियंस है उससे सवाल किया, बताइए आप में से, बताइए गुजरात का मुख्यमंत्री कौन है। पूरा खचाखच बड़ा शो था। शायद भाटिया जी सामने खड़े हुए थे, गौरव भाटिया। आपको हैरानी होगी, भरे हुए शो में किसी व्यक्ति को नहीं पता था कि गुजरात का मुख्यमंत्री कौन है। आप भी सोचिएगा, आप में जो मेरा ये वीडियो सुन रहे हैं, आप सोचिए, मुस्कुराएंगे आप, क्योंकि आपको भी शायद नहीं पता होगा कि गुजरात का मुख्यमंत्री कौन है और कौन होने वाला है। लेकिन उन 2 व्यक्तियों यानी प्रधानमंत्री जी और अमित शाह जी ने गुजरात के रण को जीतने के लिए हर दांव पेच आजमाना शुरू कर दिया। मेरे ख्याल से इसको लोकतंत्र में जायज नहीं माना जा सकता, नहीं माना जाना चाहिए। चुनाव आयोग जैसी संस्था की विश्वसनीयता एकदम खत्म हो गई, क्योंकि चुनाव आयोग ने तमाम मर्यादाओं को ताक पर रखकर अब तक गुजरात चुनाव का ऐलान ही नहीं किया। हम TN शेषन वाले चुनाव आयोग के दौर की बात कर रहे हैं, जहां आज के मुख्य चुनाव आयोग की हालत वही हो गई है जो गुजरात के मुख्यमंत्री की है। कहां TN शेषन और कहां आज का चुनाव आयोग। यानी उन्हें भी शायद ही कोई जानता होगा कि चुनाव आयोग नाम की कोई चिड़िया है। यह भी शायद ही कोई जानता होगा कि देश का मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है। याद कीजिए वो दौर जब इस देश में TN शेषन की लोकप्रियता शाहरुख खान से कम नहीं हुआ करती थी।
अफसर कांपा करते थे TN शेषन का नाम सुनकर। पर सवाल यह है कि इस तरह गुजरात चुनाव की खातिर देश की संवैधानिक संस्थाओं को रौंदा क्यों जा रहा है? क्या कारण है? क्या देश में सत्ताधारी दल चुनाव जीतने की हर कोशिश में मर्यादाओं और संविधान की शुचिता को ताक पर रख देगा? लेकिन ये सब हो रहा है, देश में हो रहा है, और इसलिए हो रहा है क्योंकि गुजरात का चुनाव मोदी और शाह के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। और इस चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की साख ऐसे तौर पर लगी है जिसमें हाँ चुनाव हारते हैं तो दिल्ली में नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह जी का अपने पद पर बना रहना मुश्किल हो जाएगा। खुद उनकी पार्टी में बगावत हो जाएगी। गडकरी लेंस लगा के गुजरात का चुनाव देख रहे हैं, राजनाथ सिंह लेंस लगा के चुनाव देख रहे हैं, और लेंस लगा के तो योगी आदित्यनाथ, शिवराज सिंह चौहान और वसुंधरा राजे भी देख रहे हैं। अब आइए गुजरात चुनाव और इसमें तीनों दलों, जो तीनों दल त्रिकोणीय बना रहे हैं, उनके हालात पर नजर डालते हैं। सबसे पहले बात 27 साल से चुनाव जीत रही भारतीय जनता पार्टी की। इन 27 सालों में भारतीय जनता पार्टी की ओर से आधे समय तो मोदी जी ही मुख्यमंत्री रहे, जबकि बाकी समय में केशुभाई पटेल, सुरेश मेहता, आनंदीबेन पटेल जो उत्तर प्रदेश की गवर्नर हैं, विजय रूपाणी और अब भूपेंद्र पटेल, मैं नाम बता दे रहा हूं आपको, हाँ भूपेंद्र पटेल मुख्यमंत्री बनते रहे हैं। इन सब में सिर्फ विजय रूपाणी जैन और नरेंद्र मोदी जी पिछड़ी जाति, जिसको तेली बोलते हैं, वही एक ऐसे नेता रहे हैं जो ताकतवर पाटीदार समाज से नहीं आए हैं। बाकी सब भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री पाटीदार समाज से ही थे। लेकिन अब इस समाज का भारतीय जनता पार्टी से मोह भंग होता दिखाई दे रहा है। पाटीदारों का वर्चस्व गुजरात के सभी बड़े शहरों, अहमदाबाद, सूरत, बड़ौदा, राजकोट, जामनगर, इन सब में, और इन्हीं शहरों की दर्जनों सीटों के बलबूते गुजरात में भारतीय जनता पार्टी राज करती रही है। वरना ग्रामीण या अर्ध शहरी जो राज हैं गुजरात के, उन इलाकों में तो कांग्रेस की जड़ें मोदी जी भी कभी उखाड़ नहीं पाए। मगर आज हालात ये हैं कि चाहे वो मध्य वर्ग की आय घटने का मामला हो, या बेरोजगारी का मामला हो, GST हो, या नोटबंदी की मार हो, और सब पर भारी पाटीदार समाज की नाराजगी हो, नुकसान बीजेपी का ही हो रहा है। मतलब एक और शहरों में नुकसान और दूसरी ओर गांवों में घुस ना पाने की बेबसी, दोनों भारतीय जनता पार्टी पर भारी पड़ती हुई दिख रही है। आइए अब बात करते हैं आम आदमी पार्टी की, जिसे रायता फैला दिया है गुजरात में। जिस प्रकार पंजाब जीतने के बाद केजरीवाल एंड कंपनी ने गुजरात पर फोकस किया, उससे भारतीय जनता पार्टी की नींद उड़ गई है। पहले तो बड़ी खुश थी वो कि कांग्रेस को नुकसान कर रही है आम आदमी पार्टी, लेकिन अब बीजेपी की नींद उड़ गई है। क्योंकि कांग्रेस को तो वो ग्रामीण बनाम शहरी की लड़ाई में थोड़ा बहुत हिंदू मुसलमान का तड़का लगाकर हरा दिया करती थी। लेकिन अब चूंकि शहरी वोट बैंक पर केजरीवाल ने डाका डालने की तैयारी कर ली है, तो अब इसमें भाजपा को अपने दोस्तों, पक्के दोस्त, परमप्रिय दोस्त CBI और ED की मदद लेने में भी गुरेज नहीं हो रहा। देखिए, शहरी वोटर की एक नेचर होती है। जिस प्रकार गांव में MSP, सस्ती बिजली, खेती, किसानी, ये चुनावी मुद्दे होते हैं, उसी प्रकार शहरों में सस्ते स्कूल, अस्पताल, फ्री बिजली, फ्री पानी, खासकर जब आपकी इनकम कम हो रही है, लगातार कम हो रही है, तो ये सबसे बड़ा मुद्दा बन जाते हैं। और इन मुद्दों के सहारे चुनावी बिछा बिछाने में आम आदमी पार्टी का कोई मुकाबला ही नहीं है। साथ ही आम आदमी पार्टी की एंट्री के बाद गुजरात के मुसलमानों की चुप्पी भी भाजपा को डरा रही है। क्योंकि अल्पसंख्यक जहां भी त्रिकोणीय मुकाबले में चुप होते हैं, वहां भारतीय जनता पार्टी को भारी घाटा उठाना पड़ता है। उनकी चुप्पी का मतलब टैक्टिकल वोटिंग होता है। टैक्टिकल वोटिंग का मतलब यह भी भाजपा के खिलाफ जहां आप मजबूत दिखाई दे वहां आम आदमी पार्टी के पक्ष में, और जहां कांग्रेस दिखाई दे तो कांग्रेस के पक्ष में चुपचाप एक तरफा वोट डाल देना। उत्तर प्रदेश में इस टैक्टिकल वोटिंग का दंश जब समाजवादी पार्टी बसपा के पक्ष में मुस्लिम टैक्टिकल वोटिंग करते थे, तो भाजपा ने लंबे समय तक झेला है। और अब बात कांग्रेस की करते हैं। अभी तो ऐसा लगता है कि कांग्रेस ने त्रिकोणीय मुकाबले की स्थिति को भांपते हुए गुजरात का चुनाव किसान और राजस्थान के समीकरण के भरोसे छोड़ दिया है। किसान बोले तो आदिवासी, दलित, क्षत्रिय, ठाकुर और तमाम ग्रामीण आबादी, लेकिन राजस्थान का मतलब, आइए मैं बताता हूं आपको। आप गुजरात के किसी भी शहर में चले जाइए, राजस्थान के लोगों की बहुत बड़ी आबादी वहां,
बड़े शहरों में तो 25% तक राजस्थानी मिलेंगे आपको। और इसी वजह कांग्रेस ने पूरी ताकत राजस्थान की, पूरी ताकत, पूरी राजस्थान सरकार गहलोत को वहां झोंक रखा है। गहलोत के भरोसेमंद मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा गुजरात में कांग्रेस के प्रभारी हैं। इसके अलावा गुजरात की सभी 26 लोकसभा सीटों पर अलग अलग मंत्रियों और विधायकों की ड्यूटी लगाई गई है। इनमें शिक्षा मंत्री बी.डी. कल्ला को आणंद, राजस्व मंत्री रामलाल जाट को पाटन, अल्पसंख्यक मामलात मंत्री सालेह मोहम्मद को कच्छ, खेल राज्य मंत्री अशोक चांदना को बनासकांठा, विधायक राजकुमार शर्मा को सूरत, आरटीडीसी के चेयरमैन धर्मेंद्र राठौर को अहमदाबाद, सहकारिता मंत्री उदयलाल ओजना को मेहसाणा, उद्योग मंत्री शकुंतला रावत को सुरेंद्रनगर, खान मंत्री प्रमोद जैन माया को राजकोट, गृह राज्य मंत्री राजेंद्र सिंह यादव को जामनगर, सुखराम बिश्नोई को अमरेली, ऊर्जा मंत्री भंवर सिंह भाटी को भावनगर, पूर्व सांसद ताराचंद भगोरा को पंचमहल, विधायक अमीन कागजी को अहमदाबाद, जल संसाधन मंत्री महेंद्र मालवीय को दाहोद, पूर्व मंत्री अर्जुन मामड़िया को छोटा उदयपुर, प्रशासनिक सुधार राज्य मंत्री गोविंद राम मेघवाल को भरूच की जिम्मेदारी दी हुई है। आप सोचिए कितनी प्लानिंग करी है कांग्रेस ने। अब ऐसे में गुजरात का ऊंट किस करवट बैठेगा कहना मुश्किल है, क्योंकि सीधी लड़ाई में तो ये स्पष्ट होता है कि जिसके वोट प्रतिशत ज्यादा होते हैं वह जीतता है। बीजेपी को हमेशा सीधी लड़ाई से फायदा होता है, लेकिन त्रिकोणात्मक लड़ाई में जीती हुई सीटों और वोट प्रतिशत में कोई सीधा संबंध नहीं होता, और यही भारतीय जनता पार्टी की चिंता की असली वजह है। भारतीय जनता पार्टी की चिंता की वजह यह भी है कि अगर गुजरात में कुछ जरा सा भी लोचा होता है तो इसका संदेशा 2024 के लोकसभा चुनावों में सीधा पड़ता है। ये मैसेज आता है कि अगर गुजरात के ये हालात हैं तो देश कैसे संभालेंगे। नीतीश कुमार के पलटा मारने के बाद बिहार, बंगाल, मध्य प्रदेश, राजस्थान, इन सब राज्यों में बीजेपी की स्थिति बेहतर नहीं है। यही कारण है कि गुजरात में प्रधानमंत्री जाते हैं, पहले जाते थे, पहले 2 लाइनें गुजराती में और फिर हिंदी में बोला करते थे, लेकिन अब प्रधानमंत्री अपना पूरा भाषण गुजराती में बोल रहे हैं। तो गुजरात भारतीय जनता पार्टी की वो नाजुक नस बन गया है जो हंसा भी नहीं पा रहा और जो रुला भी नहीं पा रहा। गुजरात की राजनीति पे हमारी बहुत पैनी निगाह रहेगी। देखते रहिए 4 PM। हम आपको गुजरात का पल पल का अपडेट देते रहेंगे। जुड़े रहिए हमारे साथ। उत्तर प्रदेश की खबरें देखना हो तो हमारा दूसरा चैनल 4 PM यूपी, और बिहार की खबरें देखना हो तो 4 PM बिहार सब्सक्राइब करिएगा। शुक्रिया, थैंक यू।